Hello friends, my name is Ankit Kulsresht. I am the assistant professor in Babu Banarsi Das Technical University in Mechanical Engineering Department. I want to teach you the topic subject known as operational research. In this subject, operational research, this contains 4 unit. In first unit, the first topic is linear programming, also known as LP. In short form, it is also known as LP. क्या मतलब है LP का? लीनियर प्रोग्रामिंग LP में हमारे बेसिकली 2 टॉपिक हैं. इन फर्स्ट टॉपिक हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकल होगी, ये हमारा OR एक प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है. हम इसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी बहुत कम है और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं. और जब हम LP की बात करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली 4 टॉपिक कवर होते हैं इस लीनियर प्रोग्रामिंग में. फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्राफिकल मेथड, सेकंड टॉपिक इज़ सिंप्लेक्स, थर्ड टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ टॉपिक इज़ असाइनमेंट. ये 4 टॉपिक मिलके हमारा पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग कवर होता है. पहले 2 टॉपिक ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स हमारे यूनिट 1 का पार्ट हैं और रिमेनिंग 2 टॉपिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट यूनिट 2 के पार्ट हैं. और तो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग फर्स्ट यूनिट से लेकर सेकंड यूनिट तक है. सेकंड यूनिट में और भी टॉपिक हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफिकल मेथड से. अब हम बात करते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड में बेसिकली क्या डिफरेंस है. सिंप्लेक्स मेथड में और ग्राफिकल मेथड में बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्राफिकल मेथड में हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो एक ग्राफ पेपर पे सॉल्व होगा. और हम जानते हैं कोई भी ग्राफ पेपर हो या ब्लैक बोर्ड हो, वो एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. यानी कि हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इसलिए ग्राफिकल प्रॉब्लम में जब हम ग्राफिकल मेथड से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर और दूसरे वेरिएबल को वाई एक्सिस पर हम लेते हैं. जबकि वही प्रॉब्लम सिंप्लेक्स में हम बात करें तो जब हमारे वेरिएबल 2 से ज़्यादा भी होते हैं तो उन प्रॉब्लम को हम जो है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो ग्राफिकल से सॉल्व करना हमारा टिपिकल हो जाएगा, हम ग्राफिकल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो 2 वेरिएबल से ज़्यादा वाली प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स से सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स से सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. सिंप्लेक्स से तो हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बट ग्राफिकल मेथड हमारा इजी पड़ता है. 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम के लिए ग्राफिकल मेथड हमारा आसान पड़ता है. जब और सिंप्लेक्स हमारा जो मेथड है वो लिटिल बिट टफ मेथड है. जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड में कितने सारे स्टेप्स का प्रयोग होता है, तो थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है. इसलिए हमारा जो है हम 2 प्रॉब्लम के लिए हमेशा ग्राफिकल मेथड पकड़ेंगे और 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तब हम अपना सिंप्लेक्स पे जाएंगे. ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है. ये तो लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम हम यहाँ डील कर रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी वो हमारी 1 ऑर्डर की होंगी. यानी कि जो हमारे वेरिएबल x1 x2 x3 लें या x y z के हैं या 2 से ज़्यादा वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल की बात चल रही है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn तक जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, सबकी पावर इक्वेशन जो भी बन रही हैं उन सभी इक्वेशनों में वेरिएबल की पावर 1 रहने वाली है. 1 पावर से डील कर रहे हैं. जब 2 पावर होगी तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी. तो फिर वो लीनियर कहाँ रहा. लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम. इक्वेशन जो है सिंपल, वेरिएबल की पावर 1.
हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं, n नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं, m नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकती हैं, पर सारी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उनकी पावर जो है वो एक रहने वाली है। इसलिए इन प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। अब हम बेसिकली इसमें डील क्या करते हैं, क्या मतलब है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने का हमारा फ़ायदा क्या है, ये हमें जानना भी ज़रूरी है। देखिए, हमारा मेन मोटो है जो पूरी ओवार में हम जो मेन हमारा जो मोटो है वो है हमारा ऑप्टिमाइजेशन करना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यदि प्रॉफिट की बात आ रही है, किसी प्रॉब्लम में प्रॉफिट की बात आ रही है, तो उसमें प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। हम ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि हमारा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। जब बात आएगी किसी कॉस्ट की, कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो उस समय हमारा क्या मोटो होगा कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ये दोनों ही मतलब क्या है, ऑप्टिमाइजेशन। एक ही वर्ड यूज करते हैं उन दोनों के लिए। टू मिनिमाइज द कॉस्ट या मैक्सिमाइज द प्रॉफिट के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारे पूरे ओवार का जो उद्देश्य है वो किसी भी रियलिस्टिक प्रॉब्लम में हमारा यदि प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो उस प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करेंगे, यदि हमारा कॉस्ट का प्रॉब्लम है तो वहाँ हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। हम आगे चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ एलपी, तो हमारा ये पहला टॉपिक हो गया कि एलपी है क्या। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ एलपी। एलपी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहला पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द फंक्शन विच नीड टू बी ऑप्टिमाइज एंड इट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइएबल एंड measurable in quantitative term like maximization of profit और सेल और मिनिमाइजेशन और कॉस्ट। जो मैंने बताया कि एलपी की सारी प्रॉब्लम जितनी भी होंगी उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हमेशा होगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करना। सेकंड चीज़ है हमारा कंस्ट्रेंट और कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन। अब कंस्ट्रेंट, कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है। अब देखिए, जैसे कि हमारे जो है कोई कंपनी है, हम अपनी कंपनी में यदि लेबर को लगा रहे हैं तो हमारा क्या कंस्ट्रेंट है, उस लेबर से काम लेने का क्या कंस्ट्रेंट है कि हम उससे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। तो रिस्ट्रिक्शन लग गई कि जो हमारे पास लेबर मौजूद है उससे हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। तो ऐसी ही जो है हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन लगी होंगी, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी या कंस्ट्रेंट इनको हम कहते हैं। उन कंडीशन को, यहाँ कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, उनको कहते हैं हम जो इक्वेशंस बनाएंगे उनको कंस्ट्रेंट इक्वेशन या कंडीशन इक्वेशन या हमारी रिस्ट्रिक्शन इक्वेशन का नाम देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। जनरलाइजेशन फॉर्म ऑफ एलपी। एलपी का जनरलाइजेशन फॉर्म क्या है। तो एलपी की प्रॉब्लम में जो हमारी जो सबसे पहले इक्वेशन लिखी जाएगी उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जैसे आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जैसा आप देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये वाली इक्वेशन, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, जेड इक्वल्स टू C1x प्लस C2x2 प्लस डॉट 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 CnXn। मान लीजिए हमारे पास 3 या n वेरिएबल हैं, तो हर वेरिएबल का कुछ आगे जो C1 C2 C3 हैं वो उसके कोफिशिएंट हैं। तो ऐसा जो हमारा फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो हमारा जो इक्वेशन होगा
उसको वही है हमारा, या तो यदि प्रॉफिट की बात होती है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, यदि कॉस्ट की बात होती है तो कॉस्ट को हमारा मिनिमाइज़ करना है। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर हमारी आती हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन और कंडीशन इक्वेशन। तो a11 x1 a12 x2 डॉट 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 प्लस a1n xn इज लेस देन इक्वल्स टू b1, ये पहला कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो ऐसे करके उस कंडीशन के हिसाब से हम अपनी जो है उन वेरिएबल का यूज़ करके हम अपनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज़ द जनरलाइजेशन फॉर्म जो आप देख रहे हैं। ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शन इक्वेशन हमारे पास होंगे। उन रिस्ट्रिक्शन इक्वेशन की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव हम x1 हम अपने इसमें क्या होगा, हम तो सॉल्यूशन आएगा उसमें होगा क्या कि हम x1 x2 x3 और xn की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट हम वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो वो ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। यदि हमारा मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हमारा जो है कॉस्ट मिनिमम आए उन वेरिएबल का यूज करके। यदि हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उन वेरिएबल का वैल्यू डालने पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू आता है, वो हमारा आंसर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक का बात। तो मैं आगे चलता हूँ। स्टेप्स ऑफ द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के क्या स्टेप्स हैं? इससे पहले जो बात लिखी हुई है, दीज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल मेथड नोन एज सिंप्लेक्स। ग्राफिकल मेथड्स हैज़ restriction. It can used only when two variable are involved। यानी कि जो हमारा ग्राफिकल प्रॉब्लम है वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताई कि ग्राफिकल मेथड हमारे ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम दो से ज़्यादा वेरिएबल की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो है हम ग्राफ बनाएंगे तो अपना जो है ब्लैक बोर्ड पर या किसी पेपर पर ग्राफ बनाएंगे तो उस पेपर के लिए हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि हम उसमें या एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन ही सॉल्व हो सकती हैं हमारी ग्राफिकल मेथड से। दो से ज़्यादा वेरिएबल होती हैं तो हम उसके लिए एल्जेब्रिकल मेथड, जिसको हम सिंप्लेक्स भी कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसको हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम दो वेरिएबल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने सीखना चाह रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। तो अब हमारा टॉपिक है स्टेप्स फॉर द ग्राफिकल मेथड, जो आपका लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम ग्राफिकल मेथड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो कैसे प्रोसीड करेंगे। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड डिफाइन डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो जो हमारी प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम को देखिए, हमारा जनरली हमारा इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो जो है एक नरेशन के फॉर्म में होता है। एक जो है किसी भी कंपनी के से रिलेटेड एक बात कह दी गई होती है, उसमें पहले हमारा जो टारगेट होता है कि हम जो है उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अपना हम फॉर्मुलेट करते हैं। उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल हैं। ये ग्राफिकल मेथड है तो ऑब्वियसली बात है दो वेरिएबल की बात होगी। फिर हम उसमें छांटते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। फिर हम उस से पढ़ के समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हम बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप है, जब हमने अपना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन बना लेंगे और कंस्ट्रेंट इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ड्रॉ ए ग्राफ दैट इंक्लूड्स ऑल द कंस्ट्रेंट एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। मतलब जो हमारा कंस्ट्रेंट है उन कंस्ट्रेंट इक्वेशन का हेल्प से हम एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में एक फिजिबल रीजन, एक ऐसा रीजन जो उसमें सारा कंस्ट्रेंट, सारी कंडीशन, सारी रिस्ट्रिक्शंस
फॉलो हो रही हैं उस रीजन से में सारी रिस्ट्रिक्शन का बिल्कुल बखूबी फॉलो किया जा रहा है, कहीं भी कोई कंस्ट्रेंट हमारा उससे छूट नहीं रहा है, कोई भी कंडीशन हमारी छूट नहीं रही है, ऐसे रीजन को हम लोग, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन फाइंड करने के बाद थर्ड स्टेप है हमारा, फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द फिजिबल रीजन दैट ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट पॉइंट गिव्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब अब हमारा जो फिजिबल रीजन हो गया, जो फिजिबल रीजन आएगा उसके कई बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे, कई पॉइंट्स आएंगे। उन पॉइंट्स में हम लोग ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर हमारा, यानी कि पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की वो वैल्यू सेलेक्ट हो जाती हैं कि उन वैल्यू पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू आ रही हो। यानी कि यदि मैक्स प्रॉफिट की बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, फिजिबल रीजन के वो वैल्यू, वेरिएबल की जो वैल्यू आए उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होगा। यदि कॉस्ट की बात आ रही है तो उन पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। तो थोड़ा अभी और जब हम किसी प्रॉब्लम को पर्टिकुलर पकड़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो अभी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। अब बात आती है फिजिबल रीजन। तो मैंने फिजिबल रीजन के बारे में बता ही दिया कि फिजिबल रीजन वो हमारा कॉमन रीजन होता है, वो हमारा एक ऐसा रीजन है, एक कॉमन रीजन जिसमें सारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बखूबी सेटिस्फाई होती हैं। और जो फिजिबल रीजन की जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स टाइप की होती है। कॉन्वेक्स का देखिए लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, कॉनकेव कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बच्चों से एक बात बस हमेशा बात कहता हूँ कि जब भी बात आई कॉनकेव तो लास्ट में जो वर्ड आ रहा है केव, केव मतलब गुफा, तो जो मिरर जिसमें जो है जो ऐसा शेप में लिया हो, जिसमें केव बन रहा हो, अंदर की तरफ धसा हुआ हो, तो ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा जो फिजिबल रीजन आता है वो हमारा कॉन्वेक्स शेप में आ जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अब हम देखिए, ये हम एक प्रॉब्लम उठा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। इसको जो है फॉर्मुलेट करेंगे, क्वेश्चन ही है हमारा, फॉर्मुलेट एलपी प्रॉब्लम यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हेन ए पर्सन वांट टू मैक्सिमाइज हिज डेली प्रॉफिट बाय मैन्युफैक्चरिंग 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हुज मैन्युफैक्चरिंग टाइम इन दी मिनट्स। उनके मैन्युफैक्चरिंग टाइम मिनट में दिए हुए हैं, एंड प्रॉफिट पर कॉस्ट इज गिवन बिलो, और उनकी प्रॉफिट पर कॉस्ट की प्रॉफिट हमारा इस टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है। यहाँ हम देख रहे हैं टेबल कि हमारे 4 टाइप के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। प्रोडक्ट ए, सभी चारों प्रोडक्टों को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारी 3 मशीन यूज हो रही हैं, मशीन M1, मशीन M2 और मशीन M3। 3 मशीन से होके एक प्रोडक्ट जब बन रहा है तो वो प्रोडक्ट 3 मशीन से होके पास हो रहा है, मशीन M1 से, मशीन M2 से और मशीन M3 से। तो बात करते हैं, यदि प्रोडक्ट ए को हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो M1 मशीन में उस प्रोडक्ट को बनाने में 4 घंटे का समय लगता है। सारा जो है, या मिनट में ले लें, लिखा हुआ है यूनिट इन मिनट, चलिए मिनट में। प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने में, प्रोडक्ट ए के एक प्रोडक्ट को बनाने में मशीन M1 पर 4 मिनट का समय लगता है, और वो मशीन M2 पर जाता है तो वहाँ 3 मिनट का समय लगता है, और वो मशीन M3 पर जाता है तो उस पर 2 मिनट का समय लगता है। तब हमारा एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। यानी कि प्रोडक्ट ए जब मैन्युफैक्चर होगा तो 4 मिनट M1 पर रहेगा, वो मशीन M1 पर रहेगा, 3 मिनट मशीन M2 पर रहेगा, और 2 मिनट उसे मशीन M3 पर बिताने पड़ेंगे, तब जाके हमारा प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर होता है। और देखिए प्रॉफिट पर यूनिट रुपीज़ में दी हुई है, यानी कि प्रोडक्ट ए के एक प्रोडक्ट को सेल करने में हमें 45 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ये इसका प्रॉफिट दिया हुआ है।
सिमिलरली प्रोडक्ट बी यदि मशीन M1 पर जाएगा तो उसको 3 मिनट का समय लगेगा, मशीन M2 से पास होगा तो उसमें 5 मिनट का समय लगेगा, और मशीन M3 से पास होगा तो उसे 3 मिनट का समय लगेगा। और प्रोडक्ट ए के एक प्रोडक्ट को सेल करने में 60 रुपये का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट सी के बारे में भी डिटेल दिया हुआ है कि प्रोडक्ट सी जब मशीन M1 पर जाएगा 2 मिनट का समय लगेगा, M3 पर जाएगा M2 पर जाएगा तो 3 मिनट का समय लगेगा, और मशीन M3 से पास होगा तो 4 मिनट का समय लगेगा, और प्रोडक्ट ए के एक यूनिट को सेल करने में 48 रुपये का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट डी की भी डिटेल दी हुई है कि प्रोडक्ट डी मशीन M1 से पास होगा तो उसे 2 मिनट का समय लगेगा, मशीन M2 से पास होगा तो उसे 2 मिनट का समय लगेगा, और मशीन M3 से पास होगा तो वो उसे 3 मिनट का समय लगेगा। और प्रोडक्ट तो इन यानी कि मशीन M1 पर 2 मिनट, मशीन M2 पर 2 मिनट और मशीन M3 पर जब 3 मिनट बिता लेगा तो जाके प्रोडक्ट ए का एक प्रोडक्ट बनके प्रोडक्ट डी का डी टाइप का प्रोडक्ट है उसका एक प्रोडक्ट बनके तैयार होगा, और एक प्रोडक्ट को डी प्रोडक्ट के एक प्रोडक्ट को सेल करने पर हमारा 59 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। और हमारा मशीन अब देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है मैक्सिमम मिनट पर डे। इसका मतलब क्या हुआ कि M1 मशीन को हम एक दिन में 560 मिनट से ज़्यादा नहीं चला सकते। ये उसकी कंडीशन दी हुई है, रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। M1 मशीन की रिस्ट्रिक्शन है कि हम M1 मशीन को 560 मिनट से ज़्यादा नहीं चला सकते। अब कोई बच्चा कहेगा सर प्रोडक्ट ए का 4 यूनिट, एक प्रोडक्ट ए M1 मशीन पर प्रोडक्ट ए 4 मिनट लगा रहा है, प्रोडक्ट बी 3 मिनट लगा रहा है, प्रोडक्ट सी 2 मिनट लगा रहा है, प्रोडक्ट डी 2 मिनट लगा रहा है। तो इन सब का सम किया, 4 और 3 7 और 2 9, 2 11 सर 11 मिनट हुआ, और आप कह रहे हैं 560, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कम है। तो बात बेटा एक प्रोडक्ट की हो रही है, प्रोडक्ट ए के एक प्रोडक्ट की हो रही है, प्रोडक्ट बी के एक प्रोडक्ट की हो रही है, और प्रोडक्ट सी के एक प्रोडक्ट की हो रही है, प्रोडक्ट डी के भी एक प्रोडक्ट की हो रही है। ये तो एक प्रोडक्ट की बात है। मान लीजिए हम प्रोडक्ट ए का x1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट बी की x2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट सी की x3 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट डी की x4 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ए के एक प्रोडक्ट को बनाने में मशीन M1 पर 4 मिनट का समय लगता है, तो x1 प्रोडक्ट बनाने में कितना लगेगा? 4x1। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के एक प्रोडक्ट को बनाने में मशीन M1 पर 3 मिनट का समय लगता है, तो x2 क्वांटिटी बनाने में कितना लगेगा? 3x2। सिमिलरली प्रोडक्ट सी के एक प्रोडक्ट को बनाने में मशीन M1 पर 2 मिनट का समय लगता है, तो x3 क्वांटिटी बनाने में कितना लगेगा? 2x3। सिमिलरली प्रोडक्ट डी के एक प्रोडक्ट को मशीन M1 पर 2 मिनट का समय लगता है, तो x4 क्वांटिटी प्रोडक्ट डी की बनाने में कितना समय लगेगा? 2x4। यानी कि 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4, इन सब का जो सम है, समय का जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी टोटल टाइम हो वो 560 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी मशीन M1 फेल कर जाएगी। उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि 560 मिनट से ज़्यादा एक दिन में हम उसे यूज नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली M2 का भी दिया हुआ है कि M2 मशीन को हम एक दिन में 640 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली मशीन M3 को एक दिन में हम 620 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरे प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन हुआ। प्रॉब्लम समझना पहले ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कह क्या रही है, तब जाके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है एलपी में? स्टेप नंबर 1 हमेशा ये है
कि हम पहले वेरिएबल का सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ वेरिएबल सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए के जो है x1 क्वांटिटी बनाऊँगा, प्रोडक्ट बी की x2 क्वांटिटी बनाऊँगा, प्रोडक्ट सी की x3 क्वांटिटी बनाऊँगा, प्रोडक्ट डी की x4 क्वांटिटी बनाऊँगा। दिस इज़ माई वेरिएबल x1, x2, x3 एंड x4 माई वेरिएबल। कि मैं यहाँ इस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट ए के x1 क्वांटिटी बनाता हूँ, प्रोडक्ट बी की x2 क्वांटिटी बनाता हूँ और प्रोडक्ट सी की x3 क्वांटिटी बनाता हूँ और प्रोडक्ट डी की x4 क्वांटिटी पर मेरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम आएगा। मैंने मान लिया कि यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 4 वेरिएबल है, x1, x2, x3, x4। तो ये मेरा पहला स्टेप ख़त्म हुआ कि वेरिएबल कितने हैं, यहाँ 4 वेरिएबल हैं। अब हमारा बात आती है कि अब हमको बनाना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी इस केस में। तो हमारा प्रॉफिट की बात आ रही है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब प्रॉफिट की बात आ रही है तो हम क्या कहेंगे, हमेशा प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन कैसे लिखेगी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारी मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ए के एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने का प्रॉफिट होता है, 45 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो प्रोडक्ट ए के x1 प्रोडक्ट को बनाने में कितने का प्रॉफिट होगा, 45x1। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारा 60 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो प्रोडक्ट बी के x2 प्रोडक्ट बनाने में कितने का प्रॉफिट होगा, तो हो जाएगा 60x2 है। प्लस सिमिलरली प्रोडक्ट सी के एक प्रोडक्ट बनाने में 48 रुपये का फ़ायदा होता है। तो हमने कितने प्रोडक्ट बनाए हैं, सी के x3 प्रोडक्ट बनाए हैं। तो x3 प्रोडक्ट बनाने में कितने का प्रॉफिट होगा, 48x3। प्रोडक्ट डी के एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारा 59 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो डी के x4 प्रोडक्ट बनाने में कितने का प्रॉफिट होगा, प्लस 59x4। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन हमारी बन के आ गई, मैथमेटिकल फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल्स टू 45x1 प्लस 60x2 प्लस 48x3 प्लस 59x4। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन। गॉट इट और नॉट। स्टेप नंबर 2, वेरिएबल कितने हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, वेरिएबल का सिलेक्शन किया। तो वेरिएबल कितने हैं, यहाँ 4 वेरिएबल हैं, x1, x2, x3 और x4। फिर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि हमें करना क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइजेशन करना है तो मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल्स टू, हमने प्रोडक्ट ए के x1 प्रोडक्ट बनाए थे, एक प्रोडक्ट पर हमारा 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, x1 प्रोडक्ट पर हमारा 45x1। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन बना ली, 45x1 प्लस 60x2 प्लस 48x3 प्लस 59x4। तो 2 स्टेप, अब टू स्टेप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो हम आगे चलते हैं। हमारा आगे है कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाना। देखिए हमारे 3 स्टेप में हमारा किसी भी प्रॉब्लम का फॉर्मूलेशन होगा। पहले में वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ हम कितने वेरिएबल लें। तो वेरिएबल यहाँ इसी प्रॉब्लम में 4 प्रोडक्ट थे, तो मैंने उसी के हिसाब से 4 वेरिएबल एक्स के में x1 प्रोडक्ट बनाए, मैंने प्रोडक्ट ए के x1 प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बी के, जैसे मान लीजिए मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे बिस्किट, ब्रेड
बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, केक हुआ, और ऐसे ही कोई इसी टाइप का कोई खाने वाला आइटम, मैंने 4 टाइप के आइटम ले लिए कि मेरे फैक्ट्री में ब्रेड भी बनते हैं। मान लीजिए ब्रेड भी 2 टाइप के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, एक हमारा मैदा वाला ब्रेड है और एक आटा वाला ब्रेड है। तो प्रोडक्ट ए मेरा एक आटा वाला ब्रेड हो गया, प्रोडक्ट बी मेरा मैदा वाला ब्रेड हो गया, प्रोडक्ट सी मेरा टोस्ट हो गया, रस्क हो गए, प्रोडक्ट बी मेरे बिस्किट हो गए। मैंने 4 प्रोडक्ट मान लीजिए कि बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम, 4 प्रोडक्ट हो गए। और मुझे मालूम है कि मैं एक पैकेट जब आटे वाला बेचता हूँ तो मुझे एक पैकेट पर 45 रुपये का फ़ायदा होता है। मैं एक पैकेट मैदा वाला बेचता हूँ तो मुझे 60 रुपये का फ़ायदा होता है। मैं एक पैकेट रस्क का बेचता हूँ तो मुझे 48 रुपये का फ़ायदा होता है। मैं एक पैकेट जो है तो बिस्किट का बेचता हूँ तो मुझे 59 रुपये का फ़ायदा होता है। देखिए बिल्कुल ये इस पर डाटा पे मत जाइए, मैं एक आप लोगों को समझाने के लिए मैं ले लिया हूँ, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने मान लिया कि मैं एक दिन में अपने आटा वाला ब्रेड के X1 प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैदा वाला ब्रेड के X2 प्रोडक्ट बनाऊंगा, और रस्क के मैं X3 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करूंगा, और प्रोडक्ट डी यानी कि हमारा बिस्किट के मैं X4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करूंगा। ये मैंने मान लिया। तो एक प्रोडक्ट पर यदि मैदा वाले आटा वाला ब्रेड है, उसके एक प्रोडक्ट पे 45 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो X1 क्वांटिटी पर कितने का फ़ायदा होगा? 45x। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी तरीके से 60x2 + 48x3 + 59x3 ऐसे आप मान सकते हैं। बस प्रॉब्लम को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो ऐसे हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो मेरा क्वेश्चन ही यही आता है कि मैं कितना मैदा वाला ब्रेड, कितना आटा वाला ब्रेड, कितना बिस्किट, कितना रस्क बनाऊं कि मेरा जो है प्रॉफिट क्या हो उस पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम। ये मेरे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं अपने सेट करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम एकदम रियलिस्टिक प्रॉब्लम मैं सेट करता हूँ। और आप जानते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट लगभग सिमिलर हैं, तो सभी प्रोडक्ट को बनाने में जो मशीनें होंगी वो एक जैसी मशीनें लगती हैं, M1 M2 M3 मशीन, और उनका कंडीशन दिया हुआ है। तो अगला मेरा जो है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अब आप जान रहे हैं कि पहली कंस्ट्रेंट इक्वेशन कि M1 मशीन, अब M1 मशीन वाइज चलेंगे। कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने के लिए मशीन वाइज चलेंगे कि M1 मशीन के पर एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो X1 प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल पहली कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4x1 प्लस प्रोडक्ट बी के एक प्रोडक्ट को मशीन M1 पर 3 मिनट का समय लगता है, तो X2 क्वांटिटी को कितना समय लगेगा? 3x2। प्रोडक्ट सी के एक प्रोडक्ट को मशीन M1 पर 2 मिनट का समय लगता है, तो X3 क्वांटिटी को कितना लगेगा? 2x3 प्लस सिमिलरली 2x4। अब हम मशीन M1 को 560 मिनट से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, यानी कि कम तो कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि टोटल सम जो हो समय का 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 जो टोटल टाइम हो वो 560 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तो क्या लगेगा हमारा सिंबल? लेस देन और इक्वल्स टू 560। तो हमारा पहला कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 560। सिमिलरली हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बन जाएगी मशीन M2 के लिए? 3x1 प्लस 5x2 प्लस
3x3 प्लस 2x4 इज़ लेस देन, हम मशीन M2 को कितने समय के लिए यूज कर सकते हैं? 640 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज कर सकते, बराबर यूज कर सकते हैं या कम कर, इसलिए लेस देन और इक्वल्स टू 640। तो दिस इज अवर सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन। और तो दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। तो सिमिलरली हम थर्ड कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी लिख सकते हैं, 2x1 प्लस मशीन M3 के लिए 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 3x4 इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना है? 620। तो ये हमारी तीनों कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गई। और भाई हम प्रोडक्ट x1 x2 x3 इनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कुछ ये भी लिख सकते हैं कि x1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x2 इज़ आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x3 और सिमिलरली x4 इज़ आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रॉब्लम लिखा जाएगा। तो हम शुरुआत से लिखना चाहें तो हम देखें कि हमारा जो फॉर्मूलेशन होने के बाद जो प्रॉब्लम बना इसको हम समराइज़ करें। तो हमारा समरी जो बनेगी वो हमारी बनेगी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? हमारा प्रॉफिट है। तो मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू 45x1 प्लस 60x2 प्लस 48x3 प्लस 59x4। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या हुई? कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमारी पहली कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस 2x4 इज लेस देन इक्वल्स टू 560 सॉरी। सिमिलरली थर्ड कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? 3x1 प्लस 5x2 प्लस 3x2 x3 प्लस 2x4 is less than equals to 640 and third constant equation is 2x1 plus 3x2 plus 4x3 plus 3x4 is less than or equals to 620 and x1 x2 x3 x4 is all are greater than or equals to 0। तो ऐसे करके हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। अब चूँकि इस प्रॉब्लम में हमारा 4 वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी ग्राफिकल मेथड से कभी सॉल्व नहीं हो सकती। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंप्लेक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे तब जाके इस क्वेश्चन का हमारा x1 x2 x3 और x4 की वो वैल्यू आएंगी जिसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो? मैक्सिमम हो, हमारा प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। तो ये सिंप्लेक्स से सॉल्व होंगे क्योंकि 4 वेरिएबल हैं। तो हम जब सिंप्लेक्स पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में, कोई एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम लिखी हो, एक नरेशन लिखा हो, किसी कंपनी के बारे में नरेशन था हमारा, उसको एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम मैंने बताई, ब्रेड का लेके एग्जांपल मैंने आपको बताया, या तो ABCD 4 प्रोडक्ट के फॉर्म में था, तब भी था। मैंने आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ब्रेड आटे वाला ब्रेड, मैदा वाला ब्रेड और आपका जो है रस्क और आपका जो है बिस्किट लेके मैंने 4 टाइप के प्रोडक्ट का कैसे आप लोग जो है उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे ये मैंने आप लोगों को बताया।
तो इससे आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट, सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, यानी एलपी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना सीख गए होंगे। तो आगे की क्लास में हम लोग कैसे हमारा ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं, वो आप लोग आगे की प्रॉब्लम में, जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, हमारी नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, और हम अपना पहले ग्राफिकल मेथड भी सीखेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लेक्स भी सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।